गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसके भेद होते हैं, इन सब का अपन विस्तृत यहाँ विवेचन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं। देखिए, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं कि यह तो तत्व वाक्य में होने ही चाहिए, इसके अतिरिक्त ये वाक्य पूर्ण नहीं होता है। उसमें देखिए, ये 6 तत्व कार्य करते हैं। वाक्य की सार्थकता, वाक्य की योग्यता, वाक्य की आकांक्षा, वाक्य की निकटता, पद क्रम और अन्वय। ये 6 प्रकार के तत्व मिलकर के एक वाक्य बनता है। हम इसकी एक एक करके यहाँ चर्चा करेंगे कि वाक्य जो हैं किस प्रकार से बनता है, कौन सा तत्व कहाँ कार्य करता है और उस तत्व का क्या महत्व होता है। देखिए, वाक्य क्या चीज़ है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो जाए, उसको अपन वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए जिससे हमारी जैसी अपेक्षा है वैसा अर्थ जो है हमें मिल जाए, अर्थ प्रकट हो जाए, उसको वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य की सार्थकता के लिए अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो इसमें 6 तत्व गिनाए हैं इन्होंने वाक्य के लिए, जो वाक्य को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य होते हैं। पहला तत्व है सार्थकता। हम सार्थकता किसे कहेंगे? उस चीज़ को कहेंगे जहाँ ये कह रहे हैं कि वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए, यानी निरर्थक जो हैं वाक्य नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ अर्थ उसका अवश्य होना चाहिए। अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, निरर्थक शब्द इसमें नहीं आना चाहिए। फिर आता है योग्यता, कि वाक्य में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों में प्रसंग के अनुसार कोई न कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। क्या है? कि उस वाक्यों में या उन शब्दों में अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण अपन ले लेते हैं कि चाय खाई, तो यहाँ पर योग्यता के अनुसार यहाँ अपेक्षित अर्थ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाय खाई नहीं जाती हैं, चाय क्या की जाती हैं? पी जाती हैं। तब इसकी जगह क्या होना चाहिए? चाय पी। तब तो हमारा सार्थक शब्द बनेगा, अपेक्षित अर्थ मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि योग्यता के अनुसार अपेक्षित अर्थ होना चाहिए। फिर है आकांक्षा। आकांक्षा का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा। जैसे इसने यहाँ कहा है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा वाक्य होना चाहिए, वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। ठीक है? ऐसे वाक्य की वहाँ ऐसे शब्द की कमी नहीं आनी चाहिए जहाँ पर हमें लगे कि यह जो है वाक्य अधूरा है। अब देखिए, पत्र लिखता है, वाक्य अधूरा है। कौन लिखता है ये नहीं बताया गया है। तब इसके लिए क्या बनाया हमने? राम पत्र लिखता है। तब वह वाक्य शुद्ध हो गया, हमारी इच्छा के अनुसार हो गया। जब ये नहीं होगा, राम शब्द कर्ता नहीं होगा, तब वहाँ पर वाक्य अधूरा माना जाएगा।
हमारी आकांक्षा के अनुसार नहीं होगा। फिर आता है निकटता। बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है, उसकी समीपता का होना बहुत जरूरी है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। जैसे अपन रुक रुक के बोलते हैं तब हमारी वाक्य की निकटता नहीं आती है। तब जिस प्रकार से उस वाक्य का प्रवाह है उसी लय के साथ में हमें बोलना चाहिए। फिर आता है पदक्रम। पदक्रम क्या है? वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। क्रम जो है भंग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि सुहानी है रात होती चांदनी। सुहानी है रात होती चांदनी, इसमें पद क्रम जो है सही नहीं है, उल्टा सीधा कुछ लिखा हुआ मिलता है और हमें वाक्य पढ़ने में भी बड़ा अटपटा सा लगता है। तब इस वाक्य को शुद्ध करके हम कैसे लिखेंगे? चांदनी रात सुहावनी होती है, तब हमारा पदक्रम सही बैठ जाता है। तो इसका मतलब है वाक्य में पदक्रम जो है विशेष महत्व रखता है। फिर देखिए अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल कराना। वाक्य में लिंग है, वचन है, पुरुष, काल, कारक आदि क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। किसके साथ में? क्रिया के साथ। किसका? लिंग का, वचन का, पुरुष का, काल का, कारक का। जैसे बालक बालिकाएं गई। देखो, बालक बालिकाएं गई, तो यहां पर किस चीज का मेल नहीं है? बालक बालिकाएं सही हैं, गई जो क्रिया है उसकी जगह क्या आना चाहिए? गई तो एक वचन हो गया, बालक बालिकाएं गए, तब हमारा ये अन्वय सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो वाक्य के अनिवार्य तत्वों के अनुसार हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। यदि इसमें एक भी तत्व है गलत हो जाता है, छूट जाता है या भूल से रह जाता है तो हमारा वाक्य जो है गलत हो जाता है। फिर देखिए इसी में वाक्य के अंग बताए गए हैं कि किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने होते हैं? दो अंग। और वह अंग क्या है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? विधेय क्या होता है? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अनुराग खेलता है। यहाँ किसके बारे में बताया गया है? अनुराग के बारे में। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? अनुराग है। उसी भांति विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है? अनुराग खेलता है। तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? कि उद्देश्य खेल रहा है। तो यहाँ पर विधेय जो है वह हो जाता है खेलना। तो ये उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। फिर देखिए वाक्य के भेद हैं। यहाँ हमने वाक्य के दो भेद किए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हम सबसे पहले लेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं।
हमने यहाँ 8 भेद किए हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। अब देखते हैं इनका विश्लेषण करके कि विधानवाचक किसे कहते हैं। अपन अर्थ के आधार पर हमने इसके 8 भेद किए हैं। विधान: जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना हमें मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। किसमें? जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती हो उसको विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। यानी यहाँ पर हमें क्रिया करने का बोध हो गया, सूचना मिल गई कि मैंने दूध पी लिया है, वर्षा हो रही है और राम पढ़ रहा है, सभी जगह क्रियाएं हो रही हैं। तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। फिर आता है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता हो, जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, न होने का भाव है, नेगेटिव भाव है। मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, यहाँ पर भी नकारात्मक वाक्य हैं, तो यहाँ निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर आता है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता हो। किसका? या तो आज्ञा का ज्ञान हो, प्रार्थना का ज्ञान हो या उपदेश का ज्ञान हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। क्या कहा? बाजार जाकर के फल ले आओ, यहाँ आज्ञा दी है बाजार जाने की। मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, यहाँ पर भी वह आज्ञा दे रहा है कि यहाँ बैठ करके पढ़िए। बड़ों का सम्मान करो, ये भी एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य हैं। तो इस प्रकार से आज्ञावाचक वाक्य होता है। फिर आता है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो, ऐसा वाक्य जिसमें हमें प्रश्न पूछ रहा हो, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सीता तुम कहाँ से आ रही हो? क्या कहा है? सीता तुम कहाँ से आ रही हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? और रमेश कहाँ जाएगा? तीनों ही प्रश्नों में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा जहाँ प्रश्न पूछा जाए। इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता हो। किसका? इच्छा का, आशीष का, शुभ कामना का ज्ञान हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आशीष दिया है, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यानी इच्छा है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पर भी कल्याण की बात है। तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा जिसमें आशीष हो, शुभ कामना हो और इच्छा जाहिर की गई हो। फिर आता है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त की जाती हैं, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती हैं या की जाती हैं, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, संभावना व्यक्त है, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम। यहाँ पर संदेह है, पहले संभावना व्यक्त की कि वह आ रहा होगा, फिर कह रहे हैं कि हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए, कि यहाँ पर भी संभावना है। फिर आता है विस्मयवाचक। जिन शब्दों से या जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध,
शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती हो। किनकी? जिन वाक्यों से आश्चर्य की बात, घृणा की, क्रोध की, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर विस्मय आया ना, वाह कहते ही कह रहे हैं कि कितना सुंदर वाक्य हैं। फिर हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, यहाँ बड़ी आश्चर्य हो रहा है, शोक है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर जो भावों की अभिव्यक्ति हो रही है वह विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हैं, संकेत कर रहा है। क्या कह रहा है? परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। फिर दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण इन्होंने दिया है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर भी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हैं, संकेत करता है। फिर इसने एक और उदाहरण दिया है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। यहाँ पर भी एक वाक्य दूसरे पर आधार रखता है। इस प्रकार से हमने आज कुछ वाक्य भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार तक हमने पढ़ लिया, वाक्य के अनिवार्य तत्व पढ़ लिए, वाक्य के अंग पढ़ लिए, वाक्य के भेद पढ़ लिए, जिसमें अर्थ के आधार पर हमने पढ़ लिया है। कल हम इसके आगे का किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।